Good morning students. Today we are going to start a new lecture of P block elements in class 12th. In previous lecture we discussed about introduction of group 15 elements and physical properties of group 15 elements. We are going to study about anomalous behavior of nitrogen. Anomalous behavior of nitrogen का मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन के ग्रुप में जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन उन सभी एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टी शो करता है। तो जो डिफरेंट प्रॉपर्टी होती हैं, देखो आपको पता है किसी भी ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी की प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए, लेकिन कुछ एक आध ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के अदर मेंबर्स जो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं उनसे थोड़ी डिफरेंट होती है। तो जो डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है उसी को हम बोलते हैं एनामलस बिहेवियर। तो एनामलस बिहेवियर नाइट्रोजन का होता है अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से। तो पहले ये देख लें कि इसके ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो पहली बात तो पहला एलिमेंट तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मथ, यानी कि टोटल इस ग्रुप के अंदर 15 के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं। अब इन 5 एलिमेंट्स में इनकी तो प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। और ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो क्यों करता है, इसके कुछ रीज़न है। पहला रीज़न तो इसका यही है, नाइट्रोजन का साइज जो होता है वो स्मॉल साइज होता है, सबसे छोटा साइज है। आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, रेडियस कम होती, रेडियस बढ़ती चली जाएगी, रेडियस बढ़ेगी तो सबसे छोटी रेडियस किसकी होगी, नाइट्रोजन की। दूसरा इसका रीज़न ये है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, हाई। क्यों हाई होती है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है इसका साइज छोटा है, और साइज छोटा होगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे उसको रिमूव करने के लिए, उसको बाहर करने के लिए मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती है। ऐसे के ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी मैं बात करूँ तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी इसकी हाई होती है, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, बॉन्ड भी शॉर्टर होते हैं। तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, उनको पुल करने की टेंडेंसी भी इसकी हाई होती है। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये 3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से इसका बिहेवियर अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से डिफरेंट हो गया है। तो वो डिफरेंट कौन कौन से बिहेवियर हो गए वो देखते हैं। पहला तो होता है नाइट्रोजन इज अ गैस। नाइट्रोजन गैस है, व्हाइल अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड। अब मैं नाइट्रोजन को गैस है उसका रीजन आपको बता रहा हूँ। देखो आपको पता है कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, बहुत वीक वान डर वाल टाइप्स का, लंदन फोर्स टाइप का फोर्स होता है। और नाइट्रोजन की जो नाइट्रोजन की अगर मैं इंटरनल बॉन्डिंग की बात करूँ तो 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब देखो इंटरनली अगर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है तो डेफिनेटली जो उसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये वीक होगा। ये कैसा होगा, वीक। और वीक कौन सा होगा, वान डर वाल टाइप का फोर्स होगा। तो बिकॉज ड्यू टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन हैज वेरी लेस एट्रैक्टिव फोर्स, और ये एट्रैक्टिव फोर्स कौन सा होता है, वीक वान डर वाल फोर्स। तो अगर इनके 2 मॉलिक्यूल के बीच में बहुत वीक फोर्स होगा तो फिर ये किसके फॉर्म में लाई करेगा, गैसियस स्टेट में लाई करेगा। जबकि मैं अदर एलिमेंट्स की बात करूं, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की अगर मैं बात करूं तो इनका साइज भी इसके कंपैरिजन में लो होता है। और दूसरा जो सबसे परफेक्ट रीजन है वो ये होता है कि इनके बीच में ये ट्रिपल बॉन्डिंग नहीं होती, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती। यानी कि अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस किस फॉर्म में लाई करता है, P4 के फॉर्म में। स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इनके जो अदर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगी, क्योंकि इनकी इंटरनल बॉन्डिंग वीक है। जबकि नाइट्रोजन के केस में इसकी इंटरनल बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वान डर वाल फोर्स लगेगा, जबकि इनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। और पी के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो अगर ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट होना चाहेगा तो इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेगा। तो फिर ये किस फॉर्म में लाई करेगा, सॉलिड स्टेट में। इन सभी टॉप टू बॉटम आप चलते चले जा रहे हैं, मोलर मास भी बढ़ता चला जा रहा है, बॉन्डिंग भी इनकी स्ट्रॉन्ग होती, बॉन्डिंग जो है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है, इसीलिए ये किसके फॉर्म में आते चले जा रहे हैं, सॉलिड स्टेट में। तो पहला रीजन आपको पता लग गया होगा, नाइट्रोजन गैस है। क्यों, उसका रीजन क्या है, बिकॉज ड्यू टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन हैज वेरी लेस वान डर वाल टाइप फोर्स। और other are solid because due to strong bonding between 2 molecules of phosphorus, arsenic, antimony and bismuth.
दूसरा हमारे पास है नाइट्रोजन और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में लाई करता है, नाइट्रोजन लाई करता है N2 के फॉर्म में। जबकि मैं बात करूं अदर एलिमेंट्स है टेट्राटॉमिक, यानी फास्फोरस किस फॉर्म में लाई कर रहा है P4, आर्सेनिक किस फॉर्म में लाई करता है AS4। अगर मैं बात करूं एंटीमनी की, तो एंटीमनी किस फॉर्म में लाई कर रहा है Sp4, Bi किस फॉर्म में लाई कर रहा है Bi4। तो कहने का मतलब ये है कि सभी एलिमेंट किस फॉर्म में लाई कर रहे हैं टेट्राएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक। अब टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है और ये कैसा है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये टेट्राएटॉमिक। अब डाई एटॉमिक और टेट्राएटॉमिक का रीजन क्या है कि जैसे इनके दो मॉलिक्यूल, दो एटम के बीच में ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है, जबकि इनके दो मॉलिक्यूल के बीच में या दो एटम के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं हो रही है, वीक बॉन्ड है, PP बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। और जबकि मैं बात करूं कि अगर इनके बीच में वीक बॉन्डिंग होगी तो ये दूसरी साइड से भी बॉन्ड बना सकता है। तो कहने का मतलब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मेन रीजन यही है कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ाते चले जाते हैं। तो अगर ये नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते चले जा रहे हैं तो ये स्टेबिलिटी गेन करते जा रहे हैं। जबकि नाइट्रोजन के बीच में होती है पहले से ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, तो फिर वो किसी और मॉलिक्यूल के साथ या किसी अदर एटम के साथ में फिर वो शेयर होकर इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड नहीं बनाता, मतलब अपने नंबर ऑफ बॉन्ड को बढ़ाता नहीं है। जबकि ये अपने नंबर ऑफ बॉन्ड को बढ़ाने लग जाते हैं, इसीलिए इनकी एटोमिसिटी बढ़ती चली जाती है। अगर मैं बात करूँ तीसरे केस की, तो थर्ड केस में क्या है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट फॉर्म H बॉन्डिंग। ये बहुत स्पेशल केस है, ये वाला केस इसका कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। मैं इसको जरा रफ कर लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट केस है। अब आपको मैंने ये रीजन भी बता दिया था, स्मॉल साइज है नाइट्रोजन का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। अब ये अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी और स्मॉल साइज होगा तो फिर ये क्या क्या बनाएगा, H बॉन्ड। H बॉन्ड बनने का रीजन क्या है कि जैसे जो नाइट्रोजन है उसका स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और ये क्या बनाने लग जाता है, H बॉन्ड। जबकि इसके ग्रुप के जो अदर मेंबर्स होते हैं ये H बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। इसका रीजन मैं बता रहा हूँ आपको क्या है कि अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड ले लूँ, जैसे मैंने कंपाउंड ले लिया NCl3, मैं इसको इस तरीके से बना लेता हूँ। और अगर मैं इस NCl3 को वाटर में डाल दूँ तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करने लग जाएगा और ये उसके साथ क्या बनाने लग जाएगा, H बॉन्ड फॉर्म करने लग जाएगा। यानी कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इनकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की पावर ज़्यादा होगी, तो ये हाइड्रोजन के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो OH के बीच में बना हुआ है इसको खींचने लग जाएगा और उनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं H बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी केवल किसके अंदर है, नाइट्रोजन के अंदर। इस ग्रुप में केवल नाइट्रोजन H बॉन्डिंग करता है, बाकी अदर मेंबर्स जो है वो H बॉन्डिंग नहीं करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है कि नाइट्रोजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म p-pi बॉन्डिंग। नाइट्रोजन के अंदर जो टेंडेंसी है ट्रिपल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन के पास में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2s2 आउटर मोस्ट का बता रहा हूँ 2p3। तो इसके पास p ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं मैंने 3 इलेक्ट्रॉन, और तीनों के तीनों कैसे हैं अनपेयर्ड। आसानी से p-pi बॉन्डिंग कर सकता है। कौन सी बॉन्डिंग कर सकता है, p-pi बॉन्डिंग कर सकता है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं ना, ये वाले दो ऊपर नीचे के जो ऊपर एक ऊपर का एक नीचे का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये लेटरल ओवरलैपिंग से बना हुआ बॉन्ड है, जबकि ये सिंगल बॉन्ड बना हुआ है ये एक्सियल ओवरलैपिंग से बना है। तो इसमें 2 तो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक इसमें क्या होता है सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें p-pi बॉन्डिंग होने लग जाती है। कौन सी कर रहा है, p-pi। जबकि मैं अदर मेंबर्स की अगर बात करूँ तो वो बॉन्डिंग p-pi नहीं करते हैं। वो बॉन्डिंग अगर किसी कंपाउंड के साथ करना भी होती है उसको तो फिर वो d-pi करते हैं, क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल होते हैं। इनके पास d ऑर्बिटल है ही नहीं, इनका साइज बहुत छोटा है, d ऑर्बिटल बहुत दूर है इनसे, तो इनके पास d ऑर्बिटल नहीं है। तो फिर ये p-pi स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करते हैं, जबकि ये d-pi करता है क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल होते हैं। तो d ऑर्बिटल होंगे किसके पास, d-pi कौन कर सकता है, ये सभी कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी के आसपास में d ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है फॉस्फोरस के बाद से, फिर सब आगे के लिए d ऑर्बिटल चलता चला जाता है। तो इनमें d-pi बॉन्डिंग होती है, जबकि ये क्या करता है, केवल p-pi बॉन्डिंग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि नाइट्रोजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म p-pi बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसके बाद है नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। नाइट्रोजन कभी भी पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। नाइट्रोजन जो होता है वो कभी भी पेंटाहेलाइड मतलब जैसे NCl5 नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल ही नहीं है, वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। और अगर वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होंगे तो क्या होगा,
तो अपनी ये ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता, केवल ये कितनी शो कर सकता है, +3। किसमें, हैलाइड में, ठीक है ना। ऑक्साइड में तो होती है N2O5 होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसकी, NCl5 है, जैसे NH3 है, तो वहां पर ये जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और यहाँ पर ये क्या बनाने क्यों करता है, ये वैकेंट d ऑर्बिटल इसमें नहीं होते हैं। वैकेंट d ऑर्बिटल अगर इसमें होते तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को या अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता था, जबकि अदर कर लेते हैं, जैसे PCl5 भी होता है। तो इसका रीजन क्या है कि NCl5 नॉट फाउंड इन नेचर बट PCl5 एग्जिस्ट इन नेचर। तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन इट कैन नॉट फॉर्म NCl5 and phosphorus has vacant d orbital, so it can form PCl5। तो ये रीजन होते हैं इनके कि मतलब इसमें भी वैकेंट d ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये अपनी बैलेंसिंग को एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो ये +3 में ही रहेगा। क्योंकि और जो अदर एलिमेंट है वो सभी अपनी बैलेंसिंग को, ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाइलाइड हो गया, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स, इसका भी यही रीजन है। अब देखो कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल एटम होता है, और सेंट्रल एटम के सराउंडिंग जो एटम होते हैं वो सभी लेजेंड कहे जाते हैं। ये आप नेक्स्ट जो आगे के चैप्टर आएगा, इसके बाद आएगा डी एंड ब्लॉक, उसके बाद जो आपका चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहाँ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात होती है, वहाँ पूरा ओवरऑल चैप्टर कॉम्प्लेक्स का ही है। तो जो सेंट्रल एटम होता है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिए जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जब दिए जाएंगे, ठीक है, तो उन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत होती है। नाइट्रोजन के पास साइज छोटा है, वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। जब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो फिर ये जो बाहर से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, उनको एक्सेप्ट करने के लिए इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर सकता। तो इसका भी रीजन यही है कि नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स, इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। तो इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी नहीं कर सकता। ये पॉइंट आप उसके आगे जो चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें और ज़्यादा विजिबल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ वैकेंट d ऑर्बिटल का बहुत बड़ा रोल है। NH3 स्टेबल एंड बेसिक, जबकि देखो मैं बात करूँ NH3 स्टेबल होता है, NH3 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री होता है, और हाइब्रिडाइजेशन भी नाइट्रोजन का sp3 होता है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जबकि मैं अदर एलिमेंट, अदर कंपाउंड की इसकी बात करूंगा, जैसे PH3 ASH3 आप देख चुके हैं, इन सब में क्लोज टू 90 डिग्री होता है। यानी कि इन सब का अगर मैं बात करूं, जैसे PH3 ASH3 SPH3 BiH3, इन सभी का क्लोज टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल। किसी का कम, किसी का ज़्यादा, 93 भी है, 91 भी है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो क्लोज टू 90 होता है। तो 90 डिग्री इसका मतलब होता है बॉन्ड एंगल, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है, नो हाइब्रिडाइजेशन। इसको समझाया है ट्रैको ने। तो कहने का मतलब ये है कि अमोनिया स्टेबल है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी है, और बॉन्ड भी थोड़ा थोड़ा दूर है। बॉन्ड जितने ज़्यादा दूर होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। आपने एक बेस्ट थ्योरी पढ़ी होगी, BSc-PR थ्योरी जो होती है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई जाती है, वहाँ ही बताया जाता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन होता है वो हाई होता है। लोन पेयर के बीच में बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर है ना, तो यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन हाई होता है, इधर बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन हाई होता है। इसीलिए जितना ज़्यादा एंगल होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 107 डिग्री। तो इसकी स्टेबिलिटी अदर जो आपके बॉन्ड एंगल हैं उन सभी से ज़्यादा होती है। तो अमोनिया स्टेबल है, उसका रीजन आपको मिल गया। अमोनिया बेसिक होती है, बेसिक नेचर मैंने आपको बताया। बेसिक नेचर किस बात पर डिपेंड, जैसे मान लो NH3 है, तो इसके जो बेसिक नेचर की अगर मैं बात करूँ तो किस पर डिपेंड करता है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर उस पर डिपेंड करता है कि कौन हाइड्रोजन को ईजिली नहीं दे पाएगा। तो हाइड्रोजन को ईजिली कौन नहीं दे पाएगा, NH3। क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और ये बॉन्ड शॉर्टर भी होते हैं, छोटे बॉन्ड हैं, तो इनको ब्रेक करने में रिक्वायर्ड एनर्जी हाई होगी, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होगी तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को भी, हाइड्रोजन को भी ईजिली नहीं दे पाएगा। कौन देता है हाइड्रोजन को ईजिली, BiH3। तो बेसिक कैरेक्टर जो होता है इस ग्रुप का वो किस फॉर्म में लाई करता है, इस तरह से, ये होता है बेसिक कैरेक्टर। यानी कि NH3 इज मोर बेसिक देन PH3। बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे लिख तो अपोजिट हो जाएगा इसका।
क्योंकि एसिडिक डिपेंड करता है जो इजीली हाइड्रोजन को दे दे। तो बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी इजीली हाइड्रोजन को दे सकता है, बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी वो उतना ही आसानी से हाइड्रोजन को नहीं दे पाएगा। हाइड्रोजन को देने वाला जो होता है वो अपने आप में क्या माना जाता है, एक तो रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है और एसिडिक नेचर होता है उसका। यस, तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम बात करने जा रहे हैं, अभी तक हमने जो बात की थी वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह की बात की थी। अब हम जो हमारे पास नाइट्रोजन है या जो ग्रुप 15 के जो अदर एलिमेंट्स हैं उन सभी के जो कंपाउंड्स हैं उनकी बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है ग्रुप में नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है उनकी बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन को हम बोलते हैं डाईनाइट्रोजन। डाईनाइट्रोजन N2 होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है ट्रिपल बॉन्डिंग। इसके पास एक एक लोन पेयर भी होता है, ठीक है। तो इसके पास एक एक लोन पेयर भी होता है। थोड़ा दूर होते हैं ये लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन हाई होता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो यहाँ बॉन्ड कितने बने हुए हैं, 3। यहाँ लोन पेयर 2, तो थोड़ा ये दूर रहते हैं। स्टेबल बॉन्ड है ये, ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड होता है। अब मैं देख रहा हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको बनाने के, नाइट्रोजन को बनाने के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो मेथड है उसको हम, ये लैब मेथड है हमारे पास, ये लैब में किया जाता है प्रोसेस, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लैब मेथड। तो अमोनियम क्लोराइड है, इसका नेम क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। अगर इसकी रिएक्शन में करा दूं NaNO2 से, NaNO2 होता है सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। तो NaNO2 जो होगा वो इसके साथ रिएक्शन करने लग जाएगा और यहाँ पर जो है Na पे आता है प्लस चार्ज, NO2 पे आता है माइनस चार्ज। तो NH4 किसके साथ, इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, तो ये किसके साथ चला जाएगा, NH4NO2। इसको हम बोलते हैं अमोनियम नाइट्राइट। और यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl आउट हो जाएगा, तो अमोनियम नाइट्राइट बनेगा ये। तो अमोनियम नाइट्राइट को अगर मैं थोड़ा सा हीट करा दूँ तो यहाँ से क्या निकल जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड रिमेनिंग ऑफ 2H2O वाटर। तो यहाँ पर ये लैब मेथड होता है। बनाने का तरीका बहुत आसान है। नाइट्रोजन को लैब में अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन NaNO2 से कराते हैं और उसके बाद क्या बनता है, इंटरमीडिएट NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट, और इसको थोड़ा हीट करने पर नाइट्रोजन बन जाता है। ये रिएक्शंस होती हैं, इनको आपको याद करना पड़ता है। इसे समझिए जो चीज़ इसमें ऐसा होता है कि जो पी ब्लॉक की रिएक्शंस होती हैं इनमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं होता, इन्हें आपको ओवरऑल याद ही रखना होता है। दूसरा मेथड होता है अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर मैं गर्म करा दूँ, इसको ब्रिंस मेथड बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है ये, कई बार बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। ये चीज़ ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अमोनियम डाइक्रोमेट, Cr2 है तो डाइक्रोमेट हो जाएगा। अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर मैं हीट करा दूं तो यहाँ से ऑब्टेन हो जाता है नाइट्रोजन। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाता है, Cr2O3। तो Cr2O3 आउट हो जाता है और रिमेनिंग क्या बचता है हमारे पास, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को बनाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर मुझे बहुत वेरी प्योर नाइट्रोजन बनानी है, ये क्या है, प्योर, तो फॉर वेरी प्योर नाइट्रोजन के लिए अगर मुझे बनाना है तो NaN3 सोडियम एजाइड, बेरियम एजाइड को अगर मैं इनको गर्म करा दूं तो गर्म कराने पर क्या बन जाता है, नाइट्रोजन। रिमेनिंग हमारे पास सोडियम या फिर बेरियम, ये दोनों के दोनों ऐसे के ऐसे रह जाते हैं। बैलेंस आप कर लेंगे, 2NaN3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, N2, 2N2 आ जाएगा। रिमेनिंग हमारा 2 एटम ऑफ सोडियम ये बचेगा। अगर हमें बहुत प्योर नाइट्रोजन लेनी है तो उसके लिए ये मेथड होता है। अगर मैं बात करूँ, ये प्रोड्यूसर गैस है, अगर मैं बात करूं प्रोड्यूसर गैस से अगर मुझे बनाना है तो प्रोड्यूसर गैस की रिएक्शन मुझे किससे करानी पड़ेगी, कॉपर ऑक्साइड से। CuN2 का मिक्सचर जो होता है उसे हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। और CuN2 की रिएक्शन अगर मैं CuO से करा दूं तो ये एक मिक्सचर बन जाता है। Cu भी होता है इसमें, CO2 भी होता है और N2 भी होता है। ये ऑक्सीजन किसके साथ चलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो बन गया हमारा क्या, CO2, रिमेनिंग कॉपर और प्लस में नाइट्रोजन। अब अगर इस मिक्सचर को मैं NaOH या फिर KOH के साथ गर्म करा दूँ तो यहाँ पर ऐसा होता है कि ये जो आपका नाइट्रोजन है ये सेपरेट हो जाती है। रिमेनिंग जितना भी कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड रह जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलके बना लेती है Na2CO3 या फिर K2CO3 और रिमेनिंग कॉपर अलग हो जाती है। कॉपर इसके साथ मिलके बेस है, इसके साथ मिलके कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है, Na2CO3 अलग हो जाता है और नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी की बात करूँ तो नाइट्रोजन कलरलेस होती है। कलरलेस का मतलब दिखाई नहीं देती है हमें। ऑर्डरलेस होती है, इसका मतलब इसकी स्मेल भी नहीं आती है। पता है आपको, एयर में होती है 78%, दिखाई भी नहीं देती, उसकी कोई स्मेल भी नहीं होती। अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो नाइट्रोजन की अगर मैं मेटल के साथ रिएक्शन करा दूँ, अब लिथियम रिएक्टिव मेटल है, इसके साथ अगर मैं रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराऊँगा,
इसके साथ जब भी मैं मेटल के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये क्या बनने लग जाएगा, नाइट्राइड। तो यहाँ पर नाइट्रोजन लिथियम के साथ रिएक्शन करेगा तो लिथियम नाइट्राइड बनेगा, Li3n। Li3n बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, क्योंकि Li की जो वैलेंसी है वो कितनी है, +1, जबकि n की कितनी वैलेंसी होती है, -3। तो अगर आप इसको क्रिस क्रॉस मेथड से करेंगे तो Li3n बनेगा, तो लिथियम नाइट्राइड बोलते हैं। जब n -3 की फॉर्म में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। अगर नाइट्रोजन की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दूं तो यहाँ बन जाता है मैग्नीशियम नाइट्राइड, जैसे इसमें बना है वैसे इसमें बन जाता है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये होता है, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होती, लेकिन इसकी वाटर के साथ रिएक्शन होती है और बन जाता है MgOH होल ट्वाइस, और रिमेनिंग हमारी नाइट्रोजन किस फॉर्म में आ जाती है, अमोनिया के फॉर्म में। तो ये इसके साथ तो ये कन्वर्जन होता है। अगर मान लीजिए मैं बात करूं, ये तो मैंने मेटल के साथ रिएक्शन करा दी, अगर मैं बात करूं रिएक्शन विद नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन में किसके साथ कराऊंगा, हाइड्रोजन के साथ। अगर मैं नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेबर्थ प्रोसेस। हेबर्थ प्रोसेस होता है अमोनिया बनाने के लिए, अमोनिया प्रोडक्शन के लिए हेबर्थ प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लिया जाता है, 1:3 का रेशियो होता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसका, NH3 का। तो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास अमोनिया। अमोनिया का सब फॉर्मूला होता है NH3। प्रिपरेशन की बात करूँ तो ये NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट है। किसके साथ रिएक्शन होगी, NaOH के साथ। Na पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, NO3 पे चार्ज होता है नेगेटिव, NH4 पे होता है पॉजिटिव, OH माइनस होता है। तो Na प्लस जो है वो किसके साथ मिल जाएगा, NO3 के साथ। क्या बना लेगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। रिमेनिंग NH4 प्लस OH माइनस मिलकर बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को थोड़ा सा हीट जब मैं करूँगा तो यहाँ से क्या बन जाएगी, अमोनिया, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। अमोनियम सल्फेट को अगर मैं गर्म कराऊँ, अमोनियम सल्फेट को मैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म कराऊँ तो यहाँ पर हमारे पास Ca पे चार्ज होता है +2, SO4 पे होता है -2, इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट। रिमेनिंग हमारे पास क्या है, अमोनिया NH3, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अमोनिया। तो नाइट्रोजन जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगी, NH3। रिमेनिंग जो मैग्नीशियम होगा वो किस फॉर्म में चला जाएगा, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोस्ट अमोनिया, ये मॉइस्ट है, मॉइस्ट का मतलब जिसके अंदर वाटर है। तो मॉइस्ट अमोनिया कैन बी ड्राइड ओवर कैल्शियम ऑक्साइड। जो भी मॉइस्ट अमोनिया होती है वो किसके ऊपर ड्राई की जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर। और उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये तुरंत ही वाटर के साथ मिलके क्या बनाने लग जाता है, यहाँ करता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलके क्या बनाने लग जाता है, CaOH होल ट्वाइस। तो ये आसानी से इसको ड्राई कर देगा। लेकिन अगर आपने यूज़ किया, यानी कि इट कैन नॉट बी ड्राइड ओवर कैल्शियम क्लोराइड और H2SO4। क्यों नहीं करते इसके ऊपर ड्राइड, इसका रीज़न ये है, कैल्शियम क्लोराइड इस अमोनिया के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाने लग जाएगा। ऐसे कैसे H2SO4 अमोनिया के साथ मिलके अमोनियम सल्फेट बना लेगा। तो कहने का मतलब इन दोनों के ऊपर ड्राइड नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेंगे, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड अमोनिया से रिएक्शन ना करके वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और ये इसको ड्राई कर देगा। तो अमोनिया को ड्राई किया जाता है, मोस्ट अमोनिया कैन बी ड्राइड ओवर ओनली कैल्शियम ऑक्साइड, बट इट कैन नॉट बी ड्राइड ओवर कैल्शियम क्लोराइड एंड H2SO4। आपको पता है ये भी बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ईजिली वाटर को रिमूव कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बात करूँ तो अमोनिया ऑक्सीजन के साथ नॉर्मली तो रिएक्शन करता नहीं है, तो इसको अगर आप गर्म करेंगे तो गर्म कराने से जो अमोनिया है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाने लग जाएगी, नाइट्रोजन, और रिमेनिंग हमारा क्या हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। ऐसे कैसे अमोनिया जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके प्लेटिनम की प्रेजेंस में 550 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी और वाटर अलग हो जाएगा। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओस्टवाल्ड मेथड कहा जाता है इसको, ओस्टवाल्ड मेथड होता है ये, ठीक है। तो ये ओस्टवाल्ड मेथड है। अमोनिया वाटर के साथ मिलके क्या बनाती है, NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया एंड वाटर। अगर मैं इनकी रिएक्शन मेटल के साथ कराऊँ तो देखिए ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कॉपर है, कॉपर किस फॉर्म में होता है, Cu+2। तो अमोनिया के साथ मिलके ये कॉम्प्लेक्स बनाने लग जाता है, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। और ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाने लग जाता है CuNH3 होल 4+2, जिसके भी पास ब्रैकेट लगी होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया जाएगा ये आपको। तो ये क्या बनाने लग जाता है, कॉम्प्लेक्स बनाने लग जाता है। यहाँ पर इसका आयोडाइजेशन DsP2 आयोडाइजेशन होता है, और शेप जो होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर शेप होती है। ये चीज़ आगे आप डिटेल में पढ़ लेंगे।
Fe+3 जो है वो NH4OH के साथ मिलके FeOH होल थ्राइस बना लेता है। ये रेड येलो कलर का होता है, रेड येलो कलर का, ठीक है। अगर मैं बात करूं जिंक की अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्यों करा रहा हूँ, अमोनिया प्लस H2O से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होने का मतलब अमोनिया प्लस वाटर के साथ रिएक्शन। तो जिंक की अगर मैं NH4OH से रिएक्शन कराऊँ तो ये ZnOH होल ट्वाइस बनाता है और ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट हो जाता है, ये वाइट कलर का होता है। अगर बात करूं मैं Na की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराऊं तो ब्लू सॉल्यूशन मिल जाता है। Na क्या देता है, Na जो होता है वो तुरंत ही क्या देता है, Na प्लस एंड इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा होता है कि अमोनिया दोनों के साथ रिएक्शन करने लग जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं बात करूं Na के साथ की, तो Na के साथ भी रिएक्शन करने लग जाएगा और Na के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, NaNH3 होल ट्वाइस, सिंगल पॉजिटिव चार्ज। और जो यहाँ पर ये होता है इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटोनेटेड इलेक्ट्रॉन होता है, या इसको हम सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, जितने भी अमोनिया मॉलिक्यूल होते हैं, मान लो कोई नंबर दे दीजिए आप, जैसे मान लो यहाँ पे मैं X नंबर दे देता, ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ मिलके ENH3, अब इसका नंबर तो पता नहीं है तो आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने 22 लिया हुआ है तो 22 आप इसका नंबर ले लीजिए, तो इसके साथ मिलके ये इस तरीके से सॉल्वेटेड बना लेता है प्रोडक्ट, ये सॉल्वेटेड प्रोडक्ट होता है। और इसी प्रोडक्ट की वजह से ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ये एनर्जी अगर विजिबल रेंज में आती है तो फिर इसमें कलर आ जाता है, और कलर किसकी वजह से आता है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। और कैसा कलर होता है, ब्लू कलर का। इसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करे, तो ये तो रिएक्शन मैंने यहाँ बता दिया आपको, वाटर के साथ रिएक्शन करे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ये, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें।